ये बहुत अजीब बात है लेकिन हकीकत यही है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की आइडियल गैसेस मौजूद हैं एक ही टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर उन दोनों गैसेस के तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी। देखिए, बात यह है कि गैसेस आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, लेकिन दोनों एक ही टेम्परेचर पे हैं। तो उन डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक जैसी होगी। हमारे पास क्वेश्चन है कि डू ऑल द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर? इफ यस देन गिव एग्जांपल। हम कहेंगे यही कि यस, ऑल आइडियल गैसेस क्या रखती हैं? दे हैव same kinetic energy, have same kinetic energy at same temperature। अगर आपकी डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन उनका टेम्परेचर सेम है, तो उन गैसेस के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो काइनेटिक थ्योरी है, तो हम उसकी मदद से लिख सकते हैं कि बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे पास एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, उन तमाम की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी मल्टीप्लाई टेम्परेचर टी। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। और हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। दिस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप और नेचर ऑफ गैस। इसलिए हम इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए लिख सकते हैं कि यस, ऑल आइडियल गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर, because by kinetic theory of gases, average translational kinetic energy is equal to 3/2 kBT. And from this equation, we can conclude that kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas. So, at the same temperature, all ideal gases have same average translational kinetic energy per molecule. It does not depend on mass, size or type of the gas. It only depends on a temperature. फॉर एग्जांपल, अगर हम मिसाल लें किसकी? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एट अ सेम टेम्परेचर, लेट वो टेम्परेचर क्या है जी? टी जो है, लेट्स सपोज वो 300 केल्विन है। देन काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस, वो किसकी इक्वल होगी? वो वही 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, एंड ये मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर 300 से। इसी तरह अगर आप के पास एक और गैस है, और वो कौन सी है? लेट्स सपोज वो गैस है ऑक्सीजन। तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/2 के बी मल्टीप्लाई उसका टेम्परेचर। अब उसका टेम्परेचर भी कितना है? 300 केल्विन था। तो अब यहाँ पे जब के बी की वैल्यू पुट करके इन दोनों फैक्टर्स को हम कंप्यूट करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट आइडियल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ये स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद जाहिदुर रहमान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी 12वीं क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ वेसल इज फिटेड इन अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। a vessel is fitted with a mixture of fitted की बजाय यहाँ पे filled का लफ्ज होगा, FILLED, filled। A vessel is filled with a mixture of two different gases। एक बर्तन के अंदर या एक कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट गैसेस फिल कर दी हैं। लेट्स सपोज अगर ये वो आपका एक कंटेनर है
तो इसके अंदर 2 डिफरेंट गैसेज़ हैं। एक ये डिफरेंट गैसेज़ के क्या है, दोनों तरफ एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं। तो विल द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस बी इक्वल? एक्सप्लेन ब्रीफली। तो क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आपने 2 डिफरेंट गैसेस को फिल किया हुआ है। तो आप बताइए कि ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगी, उनकी जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी या नहीं? तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं यस, द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी इक्वल, बिकॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये बात डिस्कस भी की है कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, दैट इज इक्वल टू 3/2 के बी एंड टेम्परेचर टी। सो ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी गैस या मिक्सचर ऑफ गैस की जो के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, that depends upon Boltzmann constant and temperature of the mixture of gas or temperature of pure gas. It does not depend upon the nature, type or number of molecules. It only depends upon temperature. So this kinetic energy depends only on temperature T and Boltzmann constant K. It does not depend on mass, type or size of the gas molecule. So if both gases are in the same vessel, they will come to thermal equilibrium. It means that they will have the same temperature. So if they will have same temperature, then definitely they will have a same or equal kinetic energy. So our conclusion is that if in a vessel uh, we are having a mixture of hydrogen H2 and oxygen O2, or there are two other gases, the mixture of helium or carbon dioxide, as long as they are at the same temperature, they will have a same kinetic energy per molecule. Next question, question number 13 है, if density of a gas is doubled, keeping all other factors unchanged, what will be the effect on the pressure of the gas? क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर हो फॉर एग्जांपल, और इस कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल की हुई थी। शुरू शुरू में गैस के मालिक्यूल्स का फासला कुछ इस तरह है और गैस मालिक्यूल इस तरह रैंडमली इसके अंदर मूव कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, इसकी डेंसिटी को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। डेंसिटी डबल करने से मुराद ये होगा कि गैस मालिक्यूल्स का आपने वॉल्यूम कम कर दिया होगा। लेट्स सपोज इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ होगा, आपने उस पिस्टन को क्या किया होगा, कंप्रेस किया होगा, जिसकी वजह से गैस मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होंगे, इतने करीब कि उनके दरमियानी फासले पहले की बनिस्बत कम हो गए, आधे रह गए। तो इस तरह उनकी डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर आप गैस की मॉलिक्यूल्स की या गैस की डेंसिटी डबल कर दें, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज, मींस प्रेशर भी चेंज नहीं होता, आप प्रेशर भी चेंज ऑफ प्रेशर भी जीरो रखते हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम को भी आप चेंज नहीं होने देते, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ गैस? हाँ, यहाँ पे प्रेशर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब है एक थर्ड फैक्टर टेम्परेचर भी होता है। आप अदर फैक्टर टेम्परेचर टी को भी आप क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो। तो फिर प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, ये प्रेशर के ऊपर क्या डिफरेंस उसमें आएगा प्रेशर की वैल्यू में, ये बताना है। ज़ाहिर-सी बात है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो किसी गैस के होते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जब इनमें से किसी एक की वैल्यू को तब्दील किया जाता है या 2 की वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है, तो थर्ड पैरामीटर की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर हम डेंसिटी डबल करें और वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखें, सिर्फ डेंसिटी डबल करें, तो फिर प्रेशर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि प्रेशर विल आल्सो गेट डबल्ड। ये तो इसका सिर्फ आंसर है। रीज़न इसकी क्या होगी? हाउ प्रेशर विल गेट डबल्ड, तो मैं वो रीज़न आपको समझाऊँ। देखिए बच्चों, आपने प्रेशर के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक रिलेशन पढ़ा था। सो मैं वही लिखता हूँ कि बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ
गैसेस की काइनेटिक थ्योरी से हमने पढ़ा था कि किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 रो इंटू वी स्केयर, मीन ये मीन स्केयर वेलोसिटी। तो इफ वो कहता है अब अगर आप क्या कर दो, डेंसिटी को, न्यू डेंसिटी जो है वो आपने डबल कर दिया इनिशियल डेंसिटी से, तो न्यू डेंसिटी को रो प्राइम कहूँ तो वो इनिशियल डेंसिटी का डबल यानी कि 2 रो हो जाएगी। तब फिर वो पूछता है अब आपका जो प्रेशर, न्यू प्रेशर होगा वो क्या होगा। जी तो बच्चों न्यू प्रेशर हमारा क्या बन जाएगा, 1/3, डेंसिटी भी इसमें क्या पुट की जाएगी, न्यू, और मीन स्क्वायर स्पीड हमारी वही रहे। तो फिर अगर आप देखो तो इसको हम इक्वेशन को यूं कह सकते हैं कि पी प्राइम यानी कि न्यू प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, और इस रो प्राइम की जगह पे हम 2 रो, न्यू डेंसिटी हमारी इनिशियल का डबल हो गई, तो इस तरह पुट कर लेंगे इनटू वी स्क्वायर वैसे का वैसे। सो इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं कि प्रेशर न्यू पी प्राइम इज इक्वल टू, ये 2 जो रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको बाहर ले जाते हैं, तो ये 1/3 रो इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी वैसे का वैसे लिखते हैं अगर, तो ये इक्वेशन कुछ यूं मॉडिफाई हो जाएगी कि न्यू प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ initial pressure. So in this way we can say that if we double the density of gas molecule, then pressure of gas will also double. So ये इस डायग्राम से भी क्लियर है कि जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर थे, यानी कि गैस की डेंसिटी कम थी, तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब आपने इस तरह से तब्दीली कर दिया इस गैस के अंदर के उसकी डेंसिटी डबल हो गई है, तो फिर प्रेशर क्या होगा, जाहिर सी बात है ये डायग्राम से भी आपके लिए क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी डबल होने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस तरह मैथमेटिकली भी हमने इसकी रीजनिंग को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा होता क्यों है, प्रेशर डबल्स, अब ये लिख दें आगे, प्रेशर ऑफ गैस डबल्स, वो इसलिए डबल हो जाता है ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं डेंसिटी के बढ़ने से, टू ईच अदर। सो दे एग्जर्ट दे एग्जर्ट, वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स, एंड हिंस, और इसी वजह से फिर हम क्या भी कह सकते हैं, हिंस इंक्रीज्ड प्रेशर लगाएंगे, वो पहले से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर भी और वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने लिख देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, एक कंटेनर के अंदर गैस इनक्लोज की गई है, लेट्स सपोज ये वो कंटेनर है और इसके अंदर एक गैस फिल की गई थी। तो शुरू में इस तरह होगी, बाद में वो कहता है कि इसे आपने क्या किया है, हीट अप किया है। हीट अप किया यानी कि वी गेव सम अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू टू द गैस। सो इससे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन वगैरह है वो बढ़ जाएगी, उनका प्रेशर और उनकी लगाई जाने वाली फोर्स, उनके कोलिजन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड होगी, ये सब बढ़ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज हीटेड अप, व्हाट इज इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। वो सिर्फ प्रेशर का पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये हीट दी जाएगी तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से उनकी वो जो मोशन है वो बढ़ेगी, मोशन के बढ़ने से उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स के बढ़ने से वो एक दूसरे के ऊपर या वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, वो फोर्स बढ़ जाएगी, और फोर्स बढ़ेगी तो फिर डेफिनेटली फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब आप किसी गैस को हीट करते हो तो हीट करने से उसका टेम्परेचर T इंक्रीज कर जाता है। जब टेम्परेचर T इंक्रीज करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि किसके इक्वल है, 2/3 के T। कैसे, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2/3 के T। आपको पता है कि हीट देने से टेम्परेचर चूंकि बढ़ेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो
काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की या आपके आपकी गैस की बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल मूव मोर फास्टर, जिसकी वजह से उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स विल हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर मोर ऑफन एंड विद मोर फोर्स, सो प्रेशर विल इन द एंड बी इंक्रीज्ड। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसके आंसर में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन इट इज हीटेड। बाय हीटिंग हम कह सकते हैं कि बाय हीटिंग, गर्म करने से किस चीज़ को, अ गैस, एक गैस को, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, या हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। एंड और फिर वो क्या करेंगे, एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर फास्ट या फास्टली, देयर देयर कोलिजन्स, और इससे उनके जो कोलिजन्स होंगे विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट। मोर फ्रीक्वेंट से मुराद ये होगा कि वो पहले से अब कोलिजन्स की तादाद पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगी। देयर कोलिजन्स विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट। अब कोलिजन्स की जब तादाद बढ़ेगी, सो इसलिए इस तरह दे विल, वो क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट मोर फोर्स, मोर फोर्स ऑन ईच अदर, और साथ ही किसके ऊपर, एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर भी, एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। हिंस इस तरह से फिर टोटल जो प्रेशर होगा, किस चीज़ का, प्रेशर ऑफ गैस, वो क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज्ड, यूं लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, ये स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने रेड लाइनों में लिखे। बाकी सारा कुछ जो मैं राइट साइड पे करे जा रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन को पहले मैं राइट साइड पे समझा देता हूँ, फिर उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डबल्ड। एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड। क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, पहले इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद फॉर एग्जांपल 200 थी, लेकिन अब उसी गैस के कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, और कितनी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है, 400 कर दी है फॉर एग्जांपल। तो वो कहता है शुरू में यहाँ पहले v, इसकी जो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड थी वो कुछ थी, अब इसकी जो है वो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड जो है वो अब क्या होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल करने से गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों देखिए जरा तवज्जो से, आपने रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड का फार्मूला पढ़ा था कि VRMS जो होती है वो किसके इक्वल होती है, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लास्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय n। अब देखें, अगर आप ऊपर पार्टिकल्स की तादाद बढ़ाते हो तो फिर उसी तरह से जो डिवाइज़र है वो भी तो क्या हो जाएगा, n बढ़ जाएगा ना एवरेज निकालते हुए। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने पार्टिकल्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, तादाद ऊपर बढ़ती तो जाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का सम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन डिवाइज़र भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरह वेलोसिटी फिर चेंज नहीं होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या रहेगी, एक ही जैसी रहेगी। तो बस गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हाँ, शर्त यह है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो। अगर आप टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज नहीं करते, वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं करते, जस्ट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डबल कर देते हैं, तो फिर एवरेज ट्रांसलेशनल जो आपके पास या रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड होगी वो क्या होगी, एक ही जैसी होगी। समझे इस बात को। तो मोर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मोर कोलिजन्स तो होंगे,
प्रेशर भी डबल हो जाएगा, बट ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल स्टिल हैव सेम एनर्जी और सेम काइनेटिक एनर्जी. So each molecule will have same kinetic energy and they will have a same average speed as well. कैसे जी? हम लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ कंटेनर डबल कर दो, देन रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट. तो आप लिख सकते हैं VRMS विल रिमेन, वो क्या रहेगी? रिमेन अनचेंज्ड. वो क्या रहेगी जी? अनचेंज्ड रहेगी. आप नीचे लिख सकते हैं कि VRMS किसके इक्वल होती है? V पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वन सो वन प्लस लास्ट मॉलिक्यूल लेट्स सपोज वो n है तो nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइड करेंगे इसे n से. तो सो इफ वी आर इंक्रीजिंग द सम, अगर हम सम को ऊपर जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ने से वेलोसिटीज़ भी क्या हो जाएंगी? वेलोसिटीज़ की तादाद भी बढ़ जाएगी. तो फिर एवरेज जब निकाल रहे होंगे उनकी उन वेलोसिटीज़ की, तो जब जिस तादाद पे डिवाइड करना है n से, वो n भी तो अब बढ़ चुका होगा. तो इसलिए जितना सम बड़ा होगा उतना ही डिवाइज़र बड़ा होगा. सो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद के बढ़ाने से जो रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड होगी विल विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी. ओनली, बल्कि इससे क्या होगा? ओनली सिर्फ क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करेगा. आल्सो बाय इसी चीज को आप आल्सो बाय काइनेटिक थ्योरी भी आप कह सकते हो. कैसे? काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जो VRMS होती है वो किसके इक्वल होती है? 3kBT/m होल अंडर रूट के इक्वल होती है. सो यहाँ से VRMS जो है इज क्लियर दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद पे ये डिपेंड ही नहीं करती. इसलिए रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अब अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स की तादाद पहले से डबल भी कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है जो मैंने ग्रीन में लेफ्ट कोने पे लिखी हैं. तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है. अब बढ़ते हैं 13.6 क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे बोलता है एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू increase the temperature of the gas while keeping its volume and pressure constant. It is not possible because of ideal gas law. यानी कि आप वो क्वेश्चन क्या है कि हम किसी गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते. It is not possible to increase temperature of the gas while keeping its volume and pressure constant. Means वो कहता है कि आप टेम्परेचर को तो बढ़ाओ लेकिन प्रेशर भी चेंज ना हो और वॉल्यूम भी चेंज ना हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए किसी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाया जा सके. आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए. तो हम लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय आइडियल गैस लॉ. आइडियल गैस जो लॉ है उसके तहत ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी आइडियल गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है NRT के. अब यहाँ से देखिए जो टेम्परेचर ऑफ गैस है या प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. एंड इसी इक्वेशन से अगर आप देखिए वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? टेम्परेचर के.
सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो वॉल्यूम डेफ़िनेटली बढ़ जाएगा और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएँ तो वॉल्यूम ना भी बढ़े तो प्रेशर डेफ़िनेटली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो ये तीनों क्वांटिटीज़ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। सो एक की तब्दीली यानी कि टेम्परेचर की तब्दीली से प्रेशर और वॉल्यूम लाज़मन क्या होते हैं? तब्दील होते हैं। हाँ, अगर प्रेशर को कांस्टेंट आप अगर अगर कर देंगे तो वॉल्यूम तो लाज़मी चेंज होगा, टेम्परेचर के चेंज होने से। और अगर आप टेम्परेचर की तब्दीली से वॉल्यूम को फिक्स कर लो किसी भी तरह, फिर प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता चलूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एक कंटेनर है गैस का और इसके अंदर गैस फ़िल की हुई है। आप इसे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे के इसका टेम्परेचर क्या करते हो? बढ़ाते हो। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप चाहते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो जब आप हीट दोगे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स फैल जाएँगे इस पूरे कंटेनर के अंदर। तो फिर इससे क्या होगा कि वॉल्यूम गैस का बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी विल नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन चूँकि अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला इंक्रीज़ हो गया जिसकी वज़ह से प्रेशर नहीं चेंज होगा। इसलिए प्रेशर की तब्दीली क्या रहेगी? 0। लेकिन अगर आप यूँ करो कि ये आपके पास वही कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक पहले आप पिस्टन लगा दो और गैस इस तरह से क्लोज़ हो जाएँगे मॉलिक्यूल। फिर अगर आप हीट देते हो डेल्टा क्यू और वो हीट गैस का टेम्परेचर बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं हो सकते। टेम्परेचर आपने बढ़ाया हीट के देने से। तो अब क्या होगा? वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपने क्या कर दिया है, इस सिस्टम को कंस्ट्रेंट कर दिया पिस्टन को यहाँ फिक्स करके। सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स रैंडमली ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे जब, तो वो एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से उनका प्रेशर अब चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो चेंज ऑफ प्रेशर अब 0 नहीं रहेगा। सो टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम कम से कम इन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर क्या होगी? चेंज होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज़ टेम्परेचर बाय कीपिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट। सो ये हमने क्या कर लिया? इसको एक्सप्लेन कर लिया है। सो वी कैन फर्दर ऐड दैट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इंटरलिंक्ड। वो एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरलिंक्ड है। By changing or by increasing temperature, टेम्परेचर के बढ़ाने से we cannot we cannot keep, हम नहीं रख सकते both volume of gas, both volume and pressure of gas. We cannot keep both volume and pressure constant. इन दोनों को एट अ टाइम एक ही वक्त में टेम्परेचर बढ़ाते हुए कांस्टेंट नहीं रख सकते। सो दिस वाज आंसर टू क्वेश्चन 13.6। आगे बढ़ते हैं 13.7 की तरफ। ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए जी, ये अगर आपके पास एक गैस कंटेनर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर-उधर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब आप इसका वॉल्यूम कम कर देते हो, तो ये वही गैस कंटेनर वॉल्यूम कम किया तो यानी कि एक पिस्टन लगा के हमने गैस को इसके अंदर क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया है और गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? पहले से कम हो गया। तो ऑन रिड्यूसिंग दिस वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरह से आपने ये वॉल्यूम इसका कम किया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो फिर इससे क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, वो कहता है गैस का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ही क्या है? यही है कि टेम्परेचर जब क्या होता है? बढ़ता है और आप क्या करते हो ऑन रिड्यूसिंग वॉल्यूम,
वॉल्यूम कम कर दोगे तो फिर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम प्रेशर ऑफ दिस गैस विल आल्सो इंक्रीज। एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। देखिए जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से हमने क्या पढ़ा हुआ है, हम ये पढ़ते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस बाय काइनेटिक थ्योरी इज इक्वल टू 1/3 एन एम, बल्कि एन एम नहीं, ये लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर हो तो ये पी वी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 एन एम इंटू वी स्केयर। इसी इक्वेशन को हम यूं प्रेशर के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/3 एन एम ओवर वी इंटू वी स्केयर। तो ये जो एन एम ओवर वी है ये डेंसिटी ऑफ गैस बन जाता है, तो प्रेशर क्या बन जाएगा, 1/3 रो इंटू वी स्केयर। तो जी ऑन रिड्यूसिंग वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम कम कर दोगे, क्या कर दोगे, वॉल्यूम कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम यही बात लिख देते हैं, बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, गैस के मॉलिक्यूल्स की या गैस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। ये इस तरह से रिलेटेड चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। वो एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। हिंस बस फिर इस तरह से प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर चुके। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंटरनल प्रेशर डिटरमाइन वेदर अ स्टार एक्सपेंड और वेदर अ स्टार एक्सपेंड, और ये लफ्ज स्टार्ट नहीं है बल्कि क्या है ये लफ्ज, ये है स्टार, ये लास्ट वाला टी नहीं आएगा यहाँ पे। सो वेदर अ स्टार एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इट्स एवोल्यूशन। तो आपने पढ़ा था आर्टिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स में या स्टार्स एवोल्यूशन में, कि जब कोई स्टार बनता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल या गैस पार्टिकल, जो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तो उनके करीब आने से उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, और फिर जब वो फर्दर एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं तो उनके दरमियान एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और वो प्रेशर उनको दोबारा दूर बिखेरने की कोशिश करता है। तो आप लिख सकते हो, अ स्टार, जब कोई भी स्टार बनता है, अ स्टार इज फॉर्म्ड, वो बनता है या क्रिएट होता है या बॉर्न होता है बाय डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल से। व्हेन दीज, जब इस तरह के पार्टिकल जो होंगे, कल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिकम्स, ग्रेविटी बिकम्स इफेक्टिव, तो इनके दरमियान ग्रेविटी आ जाती है। व्हेन, और फिर जब, व्हेन ड्यू टू दिस ग्रेविटी, इस ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू दिस ग्रेविटी, मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स, फर्दर ये क्या करते हैं, मूव फर्दर क्लोज टू ईच अदर, फर्दर क्लोज टू ईच अदर, एन आउटवर्ड प्रेशर, एन आउटवर्ड, एक बाहर की तरफ लगने वाला
प्रेशर जो है बिल्ड्स एज शोन, जिस चीज को हम कैसे दिखा रहे हैं, एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम ये नीचे फिगर में दिखा रहे हैं। और ये फिगर मैं कैसे बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ये वो स्टार के जो पार्टिकल्स हैं वगैरह वगैरह, ये इन पार्टिकल्स के एक दूसरे के क्लोज आने से इनके दरमियान ग्रेविटी आती है और ग्रेविटी इनवर्ड लग रही होती है। तो हर तरफ से इन पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आ जाती है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि इस स्टार के बिल्कुल सेंटर की तरफ लगती है। जब ये पार्टिकल्स फर्दर क्लोज मूव करते हैं तो फिर इनके दरमियान यहाँ पे फासले कम होने की वजह से कोलिजन्स वगैरह, या इन पार्टिकल्स की डेंसिटी या इन पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्स और प्रेशर बढ़ जाता है, और वो प्रेशर फिर इन्हें आउटवर्ड धकेलने की कोशिश करता है। तो फिर इस तरह से एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है प्रेशर और इस ग्रेविटी के दरमियान। तो फिर स्टार का अमल जो होगा बनने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर ये किसी तरह से प्रेशर और ग्रेविटी एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो फिर वो स्टार अपने आप को क्या कर लेगा, एग्जिस्ट करवा लेगा, वो स्टार बन जाएगा। तो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो स्टार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो स्टार क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा और यूनिवर्स के अंदर टूट के बिखर जाएगा। सो यही चीज हमने बस बतानी है। इफ इफ ग्रेविटी जो है, जी जो है वो क्या होती है, बिकम्स, जिसे मैंने फिगर में जी से शो किया है, बिकम्स स्ट्रोंगर देन स्ट्रोंगर देन आउटवर्ड प्रेशर, बाहर को लगने वाले प्रेशर पी से, प्रेशर पी, देन वो जो बनने वाला स्टार होगा, देन स्टार वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, वो एक्सपेंड करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट करता है अदरवाइज। बस मैं बात को सम अप कर दिया मैंने, अदरवाइज का लफ्ज लिख के। इस अदरवाइज से क्या मुराद होगा कि अगर ग्रेविटी बढ़ गई किससे, प्रेशर से, तो फिर स्टार क्या करेगा, फिर स्टार कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बस इसको मैंने उसी एक लफ्ज में मेंशन कर दिया है, दैट व्हेन इफ ग्रेविटी बिकम्स स्ट्रोंगर देन आउटवर्ड प्रेशर, देन स्टार एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अदरवाइज। लेकिन अगर इस सूरत इससे डिफरेंट हुई, उलट हुई, तो फिर ये स्टार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ी सी बात आगे भी आपने इसके लिए मेंशन कर देनी है कि अ स्टार एग्जिस्ट, एक स्टार क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अंडर हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन ऑफ, या हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये चीज आखिर पे आपने लिख देनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे इस तरफ, अ स्टार या कोई भी जो स्टार होगा, स्टार एग्जिस्ट, वो अपने आप को एग्जिस्ट करवा लेता है व्हेन हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बिकम्स वैलिड, बिकम्स वैलिड, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और वो कंडीशन हम एक इक्वेशन से लिखते हैं कि चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ स्टार विथ चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, mass of star at radius r, density of star at radius r over square of the रेडियस ऑफ द स्टार। सो इस तरह से आपने लिख देना है इस क्वेश्चन को, ये डायग्राम भी बना देनी है, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुए। सबके आंसर हमने वन बाय वन डिस्कस किए, स्टडी किए, एक्सप्लेनेशन भी दी, और किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है ये भी चीज़ें आप स्लाइड्स की मदद से बखूबी सीखते और समझते गए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। टिल देन, अल्लाह हाफिज।